गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अगर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आप स्टडी करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अपने ऑर्बिट के अंदर कितनी टोटल एनर्जी होती है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। रदरफोर्ड ने कहा था एटम वाकई में बहुत छोटा है और स्फेरिकल है, जिसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है। उन्होंने कहा इसके अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज एंटायर होता है और उसकी रेडियस 10⁻⁻15 मीटर होती है। आप सिर्फ ये समझिएगा, न्यूक्लियस का साइज अगर ये है तो एटम का साइज इतना बड़ा होगा जितना आपके सहारनपुर का है। क्यों जी? क्योंकि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो r इज इक्वल्स टू 10 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस r इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर है और रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर है। मतलब दोनों का जो कंपैरिजन है वो 10⁵ मीटर की रेडियस एटम की अधिक होती है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। जब आप इससे कंपेयर करेंगे इसे तो आपको पता चलेगा 10⁻+5 मीटर ज्यादा है रेडियस ऑफ एटम देन द न्यूक्लियस। और वॉल्यूम निकालते समय आप इसका क्यूब करते हैं तो 10⁻15 टाइम्स एटम की वॉल्यूम अधिक होती है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब यह है कि एटम का ज्यादातर सारा का सारा मास 99.99999% अगर इलेक्ट्रॉन्स को मैं इग्नोर करूं और इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो वेव्स एसोसिएट होती है उन्हें इग्नोर करूं तो सारा का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर एंटायर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मतलब आपकी बॉडी के अंदर, मतलब एटम के अंदर इतना जगह, इतना वॉल्यूम खाली रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? इतना वॉल्यूम खाली रहता है। अगर एटम के अंदर से मैं एक खाली स्पेस को हटा दूं, अगर एटम के अंदर से मैं इस खाली स्पेस को हटा दूं तो अगर इस अर्थ पर 10⁻15 ह्यूमन बीइंग होते तो वो एक ह्यूमन बीइंग जितनी जगह घेरते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। लेकिन 750 करोड़ की पॉपुलेशन कुल है और 750 करोड़ की पॉपुलेशन का अगर मैं एटम लूं और एटम के अंदर से खाली स्पेस को हटा दूं तो वो सिर्फ एक स्पून के अंदर आ जाएंगे 750 करोड़ आदमी। तो मतलब जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो 750 करोड़ की है उसमें सारा वॉल्यूम जो है वो खाली स्पेस ने घेरा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये था आपको समझना। मतलब एक तो चीज है सिर्फ किताब पढ़ना और एक चीज है समझना कि हमने यार एटम की रेडियस से जब न्यूक्लियस की रेडियस कंपेयर की, फिर एटम की वॉल्यूम से न्यूक्लियस की वॉल्यूम कंपेयर की तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर 750 करोड़ आदमी है उनके अंदर से एटम का मैं खाली स्पेस हटा दूं तो वो एक स्पून के अंदर आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। मैंने एक बार ये इंस्टाग्राम पर भी डाला था, आपको पता होगा। इंस्टाग्राम पे मैंने एक बार लिखा था कि अगर इंसान का, मतलब अगर एटम का मैं खाली स्पेस खत्म कर दूं, अगर मैं एटम का खाली स्पेस खत्म कर दूं तो 750 करोड़ की पॉपुलेशन जो होगी वो एक स्पून के अंदर आ जाएगी। और कई बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था कि ऐसा कैसे, तो पता चलेगा सबको ऐसा कैसे। आदित्य, पता चलेगा? चलो मैं कम टू द पॉइंट माय डियर। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग क्या था कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो था एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर एंटायर था और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते थे सर्कुलर पाथ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है इस वीडियो में? आपको कैलकुलेट करनी है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन द सर्कुलर पाथ एट अ रेडियस स्मॉल r। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैंने कंसीडर कर लिया है कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। आपको वजह भी मालूम होगी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। इलेक्ट्रॉन का मास अगर मैं m कंसीडर कर लूं और न्यूक्लियस में हाइड्रोजन का ले लूं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस, वैसे तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है +ZE, E चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट फॉर हाइड्रोजन Z की वैल्यू 1 होती है तो आप क्या लिखेंगे? +E। कॉन्सेप्ट क्लियर? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मैंने ले लिया -E,
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मैंने कितना लिया, -e। न्यूक्लियस के सेंटर से मैंने इलेक्ट्रॉन की रेडियस ले ली स्मॉल r, और मुझे पता है कि दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने Fe मान लिया, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जिस सेंट्रीपिटल फोर्स से न्यूक्लियस इसे बाहर की तरफ धकेल देगा। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, जब न्यूक्लियस इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है, तभी एक सेंट्रीपिटल फोर्स से रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉन के लिए इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होता है अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए बहुत ही अधिक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप लोग क्लास 11th में थे, क्लास 12th में भी क्या पढ़ते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर रख देते हैं, या सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर रख देते हैं। लेकिन हमेशा ये 100% एप्लीकेबल नहीं होता। ऐसा तभी पॉसिबल है जब रिवॉल्विंग बॉडी की स्पीड बहुत ही अधिक होती है, तब वो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश हो पाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैंने कहा स्पीड बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए, अबाउट अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं 30,000 किलोमीटर पर सेकंड, 30,000 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप नहीं भी कनेक्ट करते हैं तब भी स्पीड बहुत ही अधिक होती है, लगभग 4 से 5,000 किलोमीटर पर सेकंड। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन उनके लिए 1 किलोमीटर इतना होता है जैसा आपके लिए अरबों खरबों किलोमीटर के बराबर। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? चलिए जरा समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। मैंने 1/4πε0 को लिखा के न्यूक्लियस पर चार्ज E, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E अपॉन दोनों के बीच की दूरी r²। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब आप निकालते थे तो आप सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते थे, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को माइनस में नहीं लिखा है, मैंने E लिखा है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड। कॉन्सेप्ट क्लियर? रोहित कॉन्सेप्ट क्लियर? इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दीजिएगा जरा इसे। सेंट्रीपिटल फोर्स इतना होता है, हमेशा याद रखेंगे आप, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रिवॉल्विंग बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पर और उसकी सेंटर से दूरी पर डिपेंड करता है। मतलब ये है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की बॉडी ही लगाती है, लेकिन डिपेंडेंसी उसके ऊपर होती है जो रिवॉल्यूशन करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, r से मैंने r कैंसिल कर दिया, और मुझे फाइंड आउट करनी है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए मैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। मेरे पास mv² है, तो मैं हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा k²/r, और हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, और सेकंड इक्वेशन समझिएगा। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए आप पूरे सिस्टम की। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? K 1/4πε0 को आप K लिखेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो यहां पर रखा हुआ है हाइड्रोजन एटम के लिए, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब Q1 × Q2 अपॉन R। यह आपके पास है इक्वेशन सेकंड। तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल एनर्जी के बराबर होती है। अब मैंने क्या किया, 1/2 ke²/r प्लस माइनस का ke²/r ऐड कर दिया। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां हाफ है डिनोमिनेटर में, हाफ मतलब प्लस का हाफ और माइनस का 1, तो माइनस का हाफ। तो इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन while revolving around the nucleus on the circular path according to the Rutherford. Concept clear? E²। अब जरा ध्यान दीजिएगा, k की वैल्यू लिख सकते हैं आप 1/4πε0 होती है, तो 1/8 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है। E²/r। तो आप सबसे पहले इस डेरिवेशन को अच्छे से करेंगे, और इस डेरिवेशन के बाद हम अभी डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।
इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन कुछ ऐसी थी कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के बारे में नहीं बता पाए। वेव नेचर तो बहुत ही बाद में डिस्कवर किया गया, वेव नेचर ऑफ द ऑर्बिट। तो सबसे पहले आप सिर्फ इसके डेरिवेशन को याद रखिएगा और उसके बाद डिस्कस करेंगे फेलियर ऑफ रदरफोर्ड। ये सही था माइनस में। भाई इसमें जो आप ये नेगेटिव साइन देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बाइंडिंग एनर्जी है। तो आप एक चीज समझिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को आपको न्यूक्लियस से दूर भेजना है तो आपको पॉजिटिव में एनर्जी देनी होती है। कम से कम कितनी एनर्जी पॉजिटिव में देंगे आप कि इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए अपने न्यूक्लियस को छोड़कर चला जाए, प्लस 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जितनी नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी होती है, अगर उसके बराबर आप पॉजिटिव में एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दें तो हमेशा के लिए अपने न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 101%। कोई दिक्कत? मान लो आपकी जरूरत है, आपके घर वाले जो पूरी कर रहे हैं, ठीक है, ये जरूरतें हैं, ये आपके घर वाले हैं, और ये साइन हुआ है जिसने इन्हें बांध कर रखा है, ये जरूरत है नेगेटिव साइन। ये आप हैं, ये घर वाले हैं, इसने बांध कर रखा है। अगर ये जरूरतें बाहर से कहीं पूरी हो जाए तो क्यों तो आप घर की गाड़ी सुनोगे, क्यों किच रोज बैठे, सुबह जल्दी उठ पेपर की तैयारी कर। समझ रहे हैं ना? आगे समझ आए तो फिर आप स्किप कर जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अगर जितनी नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, उतनी पॉजिटिव में एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए तो इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए अपने ऑर्बिट क्या, अपने एटम को छोड़कर स्किप कर जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 101%। अब जरा थोड़ा डिस्कस करेंगे हम फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। दरअसल उनका फेलियर क्या था? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, के, क्योंकि उस समय पर क्लासिकल मैकेनिक्स का जोर था, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है, तब वो इलेक्ट्रॉन घूमते समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में अपनी एनर्जी को निकालता रहेगा, और एक समय पर जाकर के वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो अपनी एनर्जी निकाल देगा सारी वर्क डन में, और किसकी फॉर्म में निकालेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में निकालेगा। दरअसल क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडे अलग हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में पॉसिबल था। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आप समझिए जरा, उनके अकॉर्डिंग ये था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करते एक दिन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। जब वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो एटम की स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन मैटर स्टेबल है, और मैटर एटम से मिलकर बनता है। दैट्स व्हाई दिस मॉडल ऑफ एटम, मतलब मॉडल ऑफ एटम तो सही था कि न्यूक्लियस सेंटर में और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं चारों तरफ, लेकिन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडल ऑफ एटम वाज नॉट करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। इसे करेक्ट करने के लिए आए बोहर्स। नील बोहर का आपने नाम भी सुना होगा। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग क्या था? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ये था, सबसे पहले समझिएगा, उन्होंने पोस्टुलेट्स में अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने पहली बार क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ही घूमता है, लेकिन जिस ऑर्बिट में घूमता है उसमें अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में वेस्ट नहीं करता है। मतलब वहां पर 101% इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है उस कंडीशन में। कॉन्सेप्ट क्लियर? 101%। लेकिन सेकंड पोस्टुलेट उनका ये था, जब इलेक्ट्रॉन, जो इसी का एक्सप्लेनेशन था, जब इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल ऑर्बिट में होगा तब उसका एंगुलर मोमेंटम, जो इलेक्ट्रॉन है mvr, एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होगा, जहां h प्लैंक कांस्टेंट होगा और n की वैल्यू नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर होगी, और नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 2 3 की फॉर्म में, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट्स की फॉर्म में। कॉन्सेप्ट क्लियर? जरा समझिएगा,
सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी बराबर हो सकते हैं अगर ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में हो या इस ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता हो या इस ऑर्बिट में। लेकिन जब उसे बाहर से कोई एनर्जी मिलती है तब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके किसी दूसरे ऑर्बिट में एंटर करेगा, किसी दूसरे ऑर्बिट में एंटर करेगा, करेगा नहीं रिवॉल्यूशन। आपने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व करता था या एंटी क्लॉकवाइज यहां रिवॉल्व करता था और आपने उसे थोड़ी सी एडिशनल एनर्जी दे दी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या करेगा, अपने अगले ऑर्बिट में जाएगा। तो आप कॉमन सेंस का थोड़ा यूज कीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक इस इलेक्ट्रॉन के पास एक अनस्टेबिलिटी है, इसका एंगुलर मोमेंटम इसे फॉलो नहीं करता क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 नहीं होगी। यहां 1.1 हो सकती है, 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.1 कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। तो मतलब जब एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तभी उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बराबर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। तो फर्स्ट जो पोस्टुलेट था उसका सही एक्सप्लेनेशन सेकंड पोस्टुलेट के अंदर था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nh/2 पाई के बराबर होगा और n की संख्या 1 2 3 4 इस तरीके से होगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्वेटिव रहता है। क्लास 11 में आपने पढ़ा था विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल टॉर्क वी कैन नॉट चेंज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया और n की वैल्यू कांस्टेंट होगी, h तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, pi भी कांस्टेंट है, तो मतलब 100% एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। कांसेप्ट क्लियर, कांसेप्ट क्लियर। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है जी, थर्ड पोस्टुलेट कहता है अगर इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट में जाएगा, जरा समझिएगा मेरी बात। अंदर के ऑर्बिट में अगर मैं एनर्जी E1 मान लूं और बाहर के ऑर्बिट में एनर्जी E2 मान लूं, तो बाहर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास अधिक एनर्जी होती है। क्या होती है? अधिक एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन बाहर के एनर्जी लेवल से अंदर के एनर्जी लेवल में आता है तो अपने अंदर से उस एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकाल देता है फोटोन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? मान लीजिए E2 एनर्जी बाहर थी और अंदर E1 एनर्जी है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी होगी? इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा होगी, इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा। तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालने के बाद ये इस ऑर्बिट में आकर के स्टेबल हो जाएगा। कांसेप्ट क्लियर। तो ये था थर्ड पोस्टुलेट जहां E की वैल्यू किसके बराबर होगी? h न्यू के, और न्यू क्या होगी? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द एक्सटर्नल एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। कांसेप्ट क्लियर। जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो अपने अंदर से वो एक्स्ट्रा एनर्जी को निकाल देता है लाइट की फॉर्म में, रोशनी की फॉर्म में। एलईडी जिस एलईडी का आप रोशनी लेते हैं उसमें यही वर्किंग है। कांसेप्ट क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटिंग एनर्जी में पहुंचते हैं, एक्साइटिंग एनर्जी लेवल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट होकर के ऑसिलेशन करा करके उनसे वापस एनर्जी ले ली जाती है 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर, और फिर दोबारा से वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर गिर जाते हैं और रोशनी की फॉर्म में आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। कांसेप्ट क्लियर। तो नील्स बोर्स मॉडल ऑफ एटम गजब का था। तीनों पोस्टुलेट कई बार पेपर में आते हैं कि तीनों पोस्टुलेट आप एक्सप्लेन कीजिएगा। कांसेप्ट क्लियर। पहला पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट और तीसरा पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट बताया मैंने आपको, थ्योरी आपके नोट्स में लिखी मिलेगी आपको कि जब एक्सटर्नल या फिर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो अपनी एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। कांसेप्ट क्लियर। अब थोड़ा सा बात करेंगे इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं हर एक बोर्ड में, यूनिवर्सिटीज में भी आते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी ड्यू में भी इस पे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कैसे कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज किए जाएं क्या कोई फर्क पड़ेगा रेडियस पर, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो सीधी बात है, अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाएंगे तो रेडियस भी बढ़ेगी, लेकिन वो स्पेसिफिक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि रेडियस बढ़ेगी तो कितनी रेडियस बढ़ेगी। कांसेप्ट क्लियर। आपको इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इन द स्टेबल ऑर्बिट कैलकुलेट करनी है, और वो टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट्स की टर्म में आपको कैलकुलेट करनी है। कांसेप्ट क्लियर 101%। चलिए एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, जरा लिखिएगा। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द radius of an electron
radius of an electron in Bohr's stable orbit. In Bohr's stable orbit. In Bohr's stable orbit. सबसे पहले समझिएगा, अगर ये न्यूक्लियस है और ये बोहर्स स्टेबल ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% क्लियर? मैंने मान लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है और इसकी वेलोसिटी ऑर्बिटिंग पाथ पर v है और इसकी न्यूक्लियस से रेडियस r है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो जो न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लेंगे आप, क्योंकि बोहर्स मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल था। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस का चार्ज होता है प्लस। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% विक्रांत। चलिए, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा न्यूक्लियस वो mv²/r के बराबर लगाएगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ एक्टिंग एट द इलेक्ट्रॉन, और जो दोनों के बीच एक अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ करके, अपने प्रोटॉन को छोड़ करके नहीं जाता, वो होगा F इज इक्वल्स टू K। K का क्या है? K है 1/4πε0 E चार्ज ऑन प्रोटॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन r²। और आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप इसे लिखेंगे F इज इक्वल टू Ke²/r², और दोनों इक्वेशंस को आप बराबर रखेंगे, क्योंकि अब आप इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड वहां बहुत अधिक है, इक्विलिब्रियम को खुद ही स्टेबल करा देता है। और आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी Ke²/r², और एक r को एक r से आप कैंसिल कर देंगे, लेट इट इक्वेशन फर्स्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन आप क्या कहेंगे? फ्रॉम बोहर्स पोस्टुलेट, बोहर्स पोस्टुलेट से mvr इज इक्वल टू होता है nh/2π होता है। आपको कैलकुलेट करनी है बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस, तो सबसे पहले आप इस सेकेंड इक्वेशन से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड मान के इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिएगा। पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपके पास m, यहां भी स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे? n² h² अपॉन 4π² m² r² दैट इज इक्वल टू Ke² अपॉन r। Ke² अपॉन r। एक r से आपने एक r कैंसिल कर दिया, यार मैं इस तरफ ले जाऊं तो मेरे पास एक m से एक m कैंसिल होने के बाद क्या बचा? n² h² अपॉन 4π² mk e²। अगर कभी यही बोहर्स ऑर्बिट दूसरे एटम्स के लिए भी एप्लीकेबल होता तो आप यहां Ze लिखते हैं। Ze, क्योंकि फॉर हाइड्रोजन ओनली Z की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से आपको पता चल गया कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट। स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसका मतलब क्या है? जरा से थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। एक बार यहां तक नोट कीजिए। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, आपने इस फॉर्मूले से क्या एनालाइज किया, देखिए जरा ध्यान से। इस फॉर्मूले से हमने ये एनालाइज किया, अगर दो ऑर्बिट होगी आपको रेडियस की रेशियो निकालनी है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे r1 अपॉन r2 दैट इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 का स्क्वायर। मान लो आपको क्या कह दिया गया कि दो ऑर्बिट है किसी एटम के लिए और उनकी जो नंबर की रेशियो है, या आपको कह दिया गया कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के रेडियस की रेशियो निकालिए। तो आप r1 अपॉन r2 लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो
तो R1 रेशो R2 दैट इज इक्वल टू 1:9। मतलब ये है मेरा कहने का आपको कि इस तरीके से तो आप रेडियस कंपेयर कर लेंगे। अगर आप सेंटर पर यहां न्यूक्लियस मान लें और यहां n और ये r है, अगर n की वैल्यू 1 थी तो r बनाया, तो ये मैंने ऑर्बिट बनाया। n की वैल्यू 2 है तो r क्या होता है n के स्क्वायर के बराबर, तो रेडियस कहां आएगी 4। तो अगर ये 1 था तो इससे 3 स्टेप और आगे रेडियस यहां बनेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब रेडियस यहां बनी फिर n की वैल्यू मैंने 3 ली और r की वैल्यू क्या हुई 3 9 कहां बनेगी यहां। तो जैसे जैसे थोड़ा सा भी नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है, रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्बिट और द बहुत स्टेबल ऑर्बिट बहुत तेजी से बढ़ती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 101%। यहां पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपने कांस्टेंट के टर्म्स में निकाली है रेडियस की वैल्यू या नहीं। नंबर ऑफ ऑर्बिट को छोड़ दीजिए आप, h कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट टर्म है, तो मतलब हाजी बस नंबर ऑफ ऑर्बिट पर ही रेडियस डिपेंड करती है। इज दैट क्लियर? कल मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों हो पाए थे, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों हुए थे, और थर्ड ऑर्बिट में 2n² फेल कैसे हुआ। थर्ड ऑर्बिट में कितने होते हैं 3 3 9 2 18, लेकिन थर्ड ऑर्बिट में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। तो मैं कल बताऊंगा इसके बारे में। दैट्स ऑल।